कभी सोचा है कि रिटायरमेंट तक इंतजार किए बिना मतलब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना कैसा होगा? हम्म। एक ऐसी जिंदगी जहां आप काम तो करें लेकिन सिर्फ कुछ घंटे, हम्म। जहां पैसा कमाने के साथ साथ घूमने फिरने और अपने शौक पूरे करने की आजादी भी हो। ये एक ऐसा सपना है जो आजकल के हसल कल्चर, मतलब दिन रात काम करने की सोच के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां मंजिल 60 या 65 की उम्र में आकर मिलती है। तब तक तो जिंदगी के सबसे अच्छे साल निकल चुके होते हैं। यही तो बात है। और आज हम इसी क्रांतिकारी विचार पर गहराई से बात करेंगे जो हमें टिम फेरिस की किताब द 4 आवर वर्क वीक के सारांश से मिला है। हम्म। हमारा मकसद सिर्फ इस किताब के सिद्धांतों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये विचार आज की दुनिया में कैसे फिट होते हैं। ये सिर्फ कम काम करने के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये स्मार्ट तरीके से काम करने, गैर जरूरी चीजों को हटाने और एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके बिना भी चलता रहे। अच्छा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सोच काम और जिंदगी को देखने के पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से चुनौती देती है। किताब एक नए वर्ग के लोगों की बात करती है जिन्हें न्यू रिच कहा गया है। न्यू रिच, द न्यू रिच। जी, ये वो लोग हैं जो पैसे से ज्यादा कह सकते हैं कि समय और आजादी को महत्व देते हैं। ये न्यू रिच का आइडिया मुझे आजकल के फायर मूवमेंट्स थोड़ा अलग लगता है। हाँ, कैसे? फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। उसका लक्ष्य होता है कि इतना पैसा कमा लो कि फिर कभी काम ही ना करना पड़े। लेकिन न्यू रिच का कॉन्सेप्ट शायद काम से भागने का नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फायर का लक्ष्य है काम को पूरी तरह से खत्म करना, जबकि न्यू रिच का लक्ष्य है काम को जीवन का एक छोटा, कुशल और दिलचस्प हिस्सा बनाना, न कि ऐसी चीज जिससे पूरी तरह छुटकारा पाना हो। यहाँ लक्ष्य सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं, बल्कि जीवन शैली की आजादी है, और वो भी अभी, इसी वक्त, न कि 20 साल बाद। तो चलिए इस पूरी विचारधारा को परत दर परत समझते हैं। जी। ठीक है, तो इसे खोल कर देखते हैं। ये न्यू रिच बनने का रास्ता क्या है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में इसे कैसे किया जाए? यहीं पर किताब का डील फ्रेमवर्क आता है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि 4 कदमों वाला एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। डील। हाँ, DEAL। हर अक्षर एक कदम है। D यानी डेफिनेशन, E यानी एलिमिनेशन, A यानी ऑटोमेशन और L यानी लिबरेशन। चलिए फिर पहले कदम डी यानी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। किताब कहती है कि सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। इसमें एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी चुभने वाली लाइन है। कौन सी? व्यस्त रहना आलस्य का ही एक रूप है। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। व्यस्त इंसान आलसी कैसे हो सकता है? यह एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे बस काम करते रहना, सिर्फ इसलिए ताकि आप व्यस्त दिखें, एक तरह का बौद्धिक आलस्य है। बौद्धिक आलस्य? हाँ, ये उस असली मेहनत से बचने का तरीका है जो ये सोचने में लगती है कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो वाकई जरूरी है, क्या इससे मुझे वो जिंदगी मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। ज्यादातर लोग ये मुश्किल सवाल खुद से कभी नहीं पूछते। डेफिनेशन का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समाज के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से तय करना। अगर मंजिल ही साफ नहीं है तो तेज भागने का क्या फायदा? मतलब पहला कदम है आत्मचिंतन। ये जानना कि सफलता का मतलब आपके लिए क्या है, न कि आपके पड़ोसी या बॉस के लिए। ठीक है, मान लिया कि हमने अपनी आदर्श जीवन शैली को डिफाइन कर लिया। तब आता है दूसरा कदम, ई यानी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन? यहाँ 80-20 नियम यानी परेटो प्रिंसिपल की बात की गई है। हाँ, परेटो प्रिंसिपल कहता है कि हमारी 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा जरूरी है। वो क्या? कि हमारी 80% कोशिशें और समय सिर्फ 20% नतीजे देते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है उन 80% गैर जरूरी कामों, आदतों और यहाँ तक कि लोगों को पहचानना और बेरहमी से हटाना जो सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। ये सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मेरे 80% गैर जरूरी कामों में वो मीटिंग्स हैं जो मेरा बॉस तय करता है, या वो रिपोर्ट्स हैं जो क्लाइंट को चाहिए। मैं उन्हें कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ? मैं सीधा जाके अपने बॉस को तो नहीं कह सकता कि आपकी मीटिंग मेरे 80% बेकार कामों में आती है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि आप कल से ही सब कुछ छोड़ दें। ये एक मानसिकता बदलने की बात करती है। अच्छा। आप सीधे मना नहीं कर सकते, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है?
क्या इसे एक ईमेल से हल किया जा सकता है? आप अपने काम को परिणामों के आधार पर पेश कर सकते हैं, ना कि घंटों के आधार पर। नतीजों के आधार पर मैं बार-बार ईमेल चेक करने की आदत को छोड़ने की बात है। बिल्कुल। इसके लिए बैचिंग का तरीका सुझाया गया है, यानी एक जैसे कामों को एक साथ करना। बैचिंग। जैसे दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करने का समय तय कर लेना, सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। मैंने खुद जब ये कोशिश की तो पहले 2 दिन बहुत बेचैनी हुई, लगा कि कुछ जरूरी छूट रहा है। हाँ, होता है। लेकिन हफ्ते के अंत तक मेरा सारा जरूरी काम शुक्रवार दोपहर तक खत्म हो चुका था। फोकस की ताकत अद्भुत होती है। ठीक है, तो हमने अपनी मंजिल तय की और वहां तक पहुंचने के रास्ते से सारा कबाड़ हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ जरूरी और असरदार काम बचे हैं। लेकिन लक्ष्य तो काम को कम करना है, सिर्फ बेहतर करना नहीं। अगर वो जरूरी काम अब भी हमें ही करना है तो आजादी कहाँ मिली? मुझे लगता है यहीं पर ऑटोमेशन की भूमिका आती होगी। एकदम सही कनेक्शन है। यही से असली खेल शुरू होता है। ए यानी ऑटोमेशन का लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां आपकी कम से कम भागीदारी से पैसा आता रहे। समय को आमदनी से अलग करना। बिल्कुल। आप तब भी कमा रहे हैं जब आप सो रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं। पर ऑटोमेशन का मतलब क्या है? क्या सबको कोडिंग सीखकर ऐप बनाना होगा या रोबोट्स खरीदने होंगे? ये थोड़ा तकनीकी और डरावना लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे हम 2 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला स्तर है व्यक्तिगत ऑटोमेशन। ओके। इसके लिए आप Zapier या IFTT जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके अलग-अलग ऐप्स को जोड़ देते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट पर कोई नई सेल होते ही ग्राहक को अपने आप एक इनवॉइस चला जाए और उसका नाम आपकी ईमेल लिस्ट में जुड़ जाए। इसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये तो समझ आया। ये छोटे-मोटे काम ऑटोमेट करने के लिए, लेकिन इससे 4 घंटे वाले हफ्ते तक कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए दूसरा स्तर है, जिसे किताब म्यूज बिजनेस कहती है। म्यूज बिजनेस? हाँ, यानी एक ऐसा छोटा खास ऑनलाइन बिजनेस बनाना जो ज्यादातर अपने आप चले। सोचिए, किसी को अपार्टमेंट में गार्डनिंग का शौक है, वो इस पर एक डिजिटल कोर्स या ई बुक बना सकता है। एक बार कोर्स बन गया तो गमरोड या टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म उसकी बिक्री, पेमेंट और डिलीवरी सब कुछ अपने आप संभालते हैं। आपका काम सिर्फ मार्केटिंग पर थोड़ा ध्यान देना है, जो वो भी ऑटोमेट या आउटसोर्स किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जिसे एक बार बनाने की मेहनत लगे, लेकिन वो बार-बार बिकता रहे। हाँ, ये नौकरी वाली मानसिकता से बिल्कुल अलग है, जहां हर महीने तनख्वाह के लिए आपको हर दिन, हर घंटे काम करना पड़ता है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये अपने लिए एक एसेट, एक संपत्ति बनाने जैसा है जो आपके लिए काम करे। आप मालिक बने, हर काम करने वाले मजदूर नहीं। तो अगर डेफिनेशन मंजिल है और एलिमिनेशन रास्ते की सफाई है, तो ऑटोमेशन वो गाड़ी है जो आपको वहां तक ले जाएगी। सही। और जब गाड़ी तैयार है तो फिर आखिरी कदम आता है एल, यानी लिबरेशन। हाँ, लिबरेशन यानी उस ऑटोमेटेड सिस्टम का फायदा उठाना। इसका मतलब है भौगोलिक आजादी, कहीं से भी काम करने की छूट, लेकिन इससे भी बड़ा आइडिया है मिनी रिटायरमेंट्स का। ये मिनी रिटायरमेंट्स का आइडिया मुझे बहुत दिलचस्प लगा। 65 की उम्र में एक बड़ी रिटायरमेंट लेने की बजाय अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी में कई छोटी-छोटी रिटायरमेंट्स लेना। पारंपरिक रिटायरमेंट की सोच में एक बहुत बड़ी खामी है। क्या? ये मानकर चलती है कि आप बुढ़ापे में अपनी जवानी की सारी मेहनत का आनंद लेंगे, लेकिन तब शायद आपके पास ना वो ऊर्जा होगी, ना स्वास्थ्य और ना ही वो रोमांच। सही बात है। मिनी रिटायरमेंट कहती है कि इंतजार क्यों करें? अगर आपका ऑटोमेटेड सिस्टम आपको हर महीने एक तय आमदनी दे रहा है, तो आप 1 साल काम करके 3 महीने का ब्रेक ले सकते हैं। उन 3 महीनों में आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, किसी देश में जाकर रह सकते हैं या बस अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इससे जिंदगी रिचार्जेबल बैटरी की तरह हो जाती है, जो खत्म नहीं होती, बार बार चार्ज होती है। लेकिन ये सब बातें उस इंसान के लिए हैं जो अपना बिजनेस कर रहा है। जो लोग नौकरी में हैं, उनका बॉस उन्हें 3 महीने के मिनी रिटायरमेंट पर क्यों जाने देगा? ये एक वाजिब सवाल है। किताब इसके लिए भी एक रणनीति बताती है। पहले अपनी कंपनी के लिए अपनी कीमत साबित करें, रिमोट काम करने की अनुमति मांगें, पहले 1 दिन फिर 2 दिन, धीरे धीरे। हाँ, दिखाएं कि घर से काम करने पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। जब कंपनी को दिखेगा कि आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपके नतीजे मायने रखते हैं, तो लंबी छुट्टी की बातचीत करना आसान हो जाता है। ये एक झटके में नहीं होता, इसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। जी। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में जितनी रोमांचक है, उतनी चुनौतीपूर्ण भी।
और मुझे लगता है कि इन सभी कदमों को उठाने से ज्यादातर लोगों को एक ही चीज रोकती है, डर। डर। हाँ, नौकरी छोड़ने का डर, बिजनेस फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर। किताब में इससे निपटने के लिए फियर सेटिंग की तकनीक बताई गई है। ईमानदारी से कहूं तो ये नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगा। हाँ। हम तो हमेशा गोल सेटिंग की बात करते हैं, ये फियर सेटिंग क्या है? ये गोल सेटिंग का ठीक उल्टा है और शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो सबसे अच्छा क्या होगा। फियर सेटिंग कहती है कि एक बार ये सोचकर देखो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अच्छा। इसमें खुद से 3 सवाल पूछने होते हैं। पहला, अगर मैं ये कदम उठाती हूं तो सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है और वो कितनी स्थायी होगी। दूसरा, अगर वो सबसे बुरी चीज हो भी गई तो मैं उस नुकसान को कम करने या उससे उभरने के लिए क्या-क्या कर सकती हूँ। और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, क्या? अगर मैंने डर की वजह से कुछ नहीं किया तो आज से 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, यानी कुछ न करने की कीमत क्या होगी। वाह, मतलब एक्शन न लेने के परिणामों को भी उतना ही तौलना जितना एक्शन लेने के डर को। बिल्कुल। और अक्सर ये अभ्यास करने पर शायद यही पता चलता है कि एक ही जगह पर फंसे रहने का अफसोस कोशिश करके फेल होने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना होता है। बिल्कुल। जब हम अपने डर को कागज पर उतारते हैं तो वो अक्सर उतना बड़ा नहीं लगता जितना हमारे दिमाग में होता है। हमें पता चलता है कि ज्यादातर बुरे हालातों से उभरा जा सकता है, लेकिन कुछ न करने का मतलब है गारंटीड अफसोस जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? एक लाइन है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मुझे लगता है आप उसी लाइन की बात कर रहे हैं जो कहती है, आप अमीर नहीं बनना चाहते, आप वो जीवन शैली चाहते हैं जो आपको लगता है कि पैसा खरीद सकता है। हाँ, और ये किताब का मूल मंत्र है। वो जीवन शैली पाने के लिए आपको करोड़पति बनने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप उसे आज, अभी, इसी वक्त डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। पैसा उस डिजाइन को हकीकत में बदलने का सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। सही कहा। मंजिल है आजादी, समय और अपने हिसाब से जीने का अधिकार। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि द 4 आवर वर्क वीक सिर्फ समय बचाने के टिप्स की किताब नहीं है, बल्कि ये सोच का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा कहा। न्यू रिच बनने के विचार से लेकर डील फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उस सोच को हकीकत में बदलने तक का एक पूरा रूट मैप। यह हमें काम और जीवन को अलग अलग देखने की बजाय उन्हें एक साथ डिजाइन करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती संसाधन है। हम पैसा तो वापस कमा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद एक अहम सवाल उठता है जो इन सोर्सों से भी आगे जाता है और जिसे हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या सवाल है वो? सोचने वाली बात यह है, अगर डर और पैसे की चिंता को सिर्फ एक पल के लिए दिमाग से निकाल दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी मनचाही जीवन शैली को डिजाइन करने के लिए कल वो सबसे पहला सबसे छोटा कदम क्या उठाएगा? सबसे पहला सबसे छोटा कदम। हाँ, वो एक काम क्या होगा जिसे करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं और जो उस नई जिंदगी की तरफ पहला इशारा हो? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। वो पहला छोटा कदम, या चाहे वो सिर्फ 15 मिनट निकालकर अपने आदर्श दिन को कागज पर लिखना हो, या कल की किसी गैर जरूरी मीटिंग के लिए ना कहना हो, या किसी ऐसे स्किल को सीखने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना हो जो ऑटोमेटेड इनकम बनाने में मदद कर सके। जी। और शायद इसी एक छोटे कदम से पूरी कहानी बदल सकती है।